गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी 72nd की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन में, 1 दिन में फिजिक्स, 1 दिन में केमिस्ट्री कवर किया, आज हम लोग बायोलॉजी का बॉटनी वाला पोर्शन जो है उसको कवर कर लेंगे और कल कंपेयर करते हुए एनिमल वाला जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे। और परसों का जो टाइम होगा उसमें हम लोग फुल फ्लेज बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिक्स करके क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा जो मेजर पार्ट है वो कवर हो जाएगा। इसी के साथ आपका जीएस ऑलमोस्ट करीब करीब कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स बचता है और करंट अफेयर्स बचता है। तो करंट अफेयर्स का हम लोगों ने टारगेट रखा है 1 से 7 मार्च। हम डेली 2 महीने का करेंगे, क्लास आधे घंटे की चलेगी और मेरा वादा है कि ये 7 दिन अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपका करंट का टेंशन खत्म हो जाएगा। पहले दिन जनवरी फरवरी 2025 से लेकर 7वें दिन जो है वो जनवरी फरवरी 2026 का करेंगे और इसके साथ ही हम लोग पूरे तरीके से ओवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग का डेली 100, 200, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। सबसे पहले मैं पीवाईक्यू से शुरू करूँगा, बीपीएससी 71st से स्टार्ट करूँगा। एक दिन में कोशिश करूँगा कि 70, 71 मतलब 2 को इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है उनका कोई रोल नहीं है। 70th का अपने से, 69th का करंट अफेयर से नहीं, तो उसमें से 30 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुल काट कूट के 100 क्वेश्चन बचेंगे। तो हम लोग अगर 2 सेट डेली लगाते हैं तो 5 से 7 दिन में हम लोग बहुत अच्छा, मतलब 10-12 साल का पेपर कर लेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो हम लोग अलग अलग सिविल सर्विस के पेपर, फिर उसके बाद एक बार कोशिश करेंगे कि जो जो मेजर टॉपिक है उसको लूसेंट के थ्रू एक बार देख लेंगे कि लूसेंट में क्या दे रखा है, वन लाइनर कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो हम लोग पूरा एकदम 360 कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और साथ में इसके बाद 7 तारीख के बाद 5-5, 7-7 मिनट का आपको जो मैथमेटिक्स हैं जितने भी उसके कंसेप्ट हैं, तो 5-5 मिनट में जो क्वेश्चन कितने टाइप के हैं। देखिए, आप मेरे से ज़्यादा मैथमेटिक्स जानते हैं, रीजनिंग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 क्वेश्चन और तुरंत उसका फटाफट सॉल्यूशन, ताकि आप ये देख पाए कि अच्छा इस टाइप का भी क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन है। ये उनको ज़्यादा फायदा करेगा जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। ठीक है, तो अब इन सबको हटाते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि बहुत कुछ बायोलॉजी बहुत ब्रॉड है। बायोलॉजी में एक से एक कंसेप्ट, एक से एक थ्योरी, एक से एक कहानी है। तो मैंने पॉइंट तो सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको सुनना है और बस सुनना नहीं है, आपको लिखना भी है। तो जहाँ पे पॉइंट 2 ही 3 पॉइंट है और मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको प्लीज़ वीडियो पॉज करके लिखिएगा। आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में होगा ही होगा। और मैं वादा करता हूँ कि 14 तारीख को जब अपना पेपर होगा तो मोस्टली चीज़ 80% से ज़्यादा चीज़ हमारे ही जो हम कर रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो बॉटनी पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में जो है सो प्लांट ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन मतलब खाना बनाते हैं वो अपना, जिसको कि ग्लूकोज कहते हैं। और लिबरेट क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर, यही चीज़ है। यही 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये इसको ग्लूकोज बोलते हैं और ये वाटर और O2 रिलीज होता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बैलेंसिंग करके, तो आप ये इसका बैलेंसिंग देख लीजिएगा। अब फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके तहत फ्री एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, फ्री एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, होता कहाँ है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से क्या बाहर आया, तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आया। ठीक है, तो CO2 का यूटिलाइज हुआ और O2 बाहर आया। ठीक है, तो याद रखिएगा। वही अगर आपसे पूछ देगा कि O2 जो बाहर आया तो और कुछ हुआ क्या, तो हाँ यहाँ देख सकते हैं पानी टूटा है, पानी टूटा है तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी बोलेगा, या फिर इवॉल्व CO2 इज इवॉल्व बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये याद रखना, ये सब चीज़ पूछा जाता है। होता कहाँ है, ग्रीन पार्ट में होता है, मिजोफिल सेल्स में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको कौन कौन से फैक्टर जो है सो अफेक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि लाइट, टेम्परेचर और CO2। कोई भी चीज़ एक नॉर्मल रेंज में, ज़्यादा लाइट होगा तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो सोलराइजेशन हो जाएगा। तो यही सब चीज़ बता रहा है। ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन भी ठीक नहीं है, कम भी ठीक नहीं है। ज़्यादा दीजिएगा तो गार्ड सेल जो है वो बंद हो जाएगा। जब गार्ड सेल ही बंद हो जाएगा तो फिर पूरे तरीके से स्टोमेटा बंद रहेगा, तो फिर क्या ही फायदा हुआ, क्या ही फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या ही खाना बनेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का नेचर क्या है, ये किस टाइप का, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है।
अब ये दो तरीके से होता है, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 25-30 दिन भी कम है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, C2, C3, फोटोफॉस्फोराइलेशन, PS1, PS2, जेड स्कीम, ये सब पढ़ते पढ़ते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में जो जो चीज़ बताया आप उसको बस फॉलो करें, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसका कि दूसरा नाम है हिल रिएक्शन। क्वेश्चन जो आपके स्तर पे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके अंतर्गत जो होता है PS1 और PS2, दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। PS1 700, ठीक है, ये 680। इसमें जो होता है लाइट रिएक्शन में दोनों होता है, PS1 PS2, ठीक है। और जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है PS2 का, वो PO5 होता है, याद रखना है, ठीक है। PS1 से जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आपके लिए ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ है। आपको क्या याद रखना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का नाम हिल रिएक्शन है और ये होता है ग्राना में, ठीक है, खत्म। ATP बनता है, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो याद रखना है स्ट्रोमा। बहुत लोग ग्राना मारते हैं, इसलिए मैंने ग्राना लिख के यहाँ पे काट दिया है। तो आपसे पूछेगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो ग्राना, ठीक है। और ये साइट है, क्लोरोप्लास्ट का साइट है, इसलिए याद रखना कि जगह है। जैसे आपके घर में रूम नंबर 1 है, जहाँ पे बोलते होंगे आप अपने घर में कि टीवी वाला रूम, ट्रंक वाला रूम, अलमीरा वाला रूम, वॉशिंग मशीन वाला रूम, इस टाइप से। तो वैसे ही जो अंदर है क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है, याद रखिएगा ग्राना और स्ट्रोमा। तो ग्राना कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन जहाँ पे होता है, ठीक है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, शुगर बनता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब NCERT की एक लाइन लिखी है कि कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च से शुगर बनना, ये स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, शुगर बनेगा तभी स्टोमाटा ओपन होगा, स्टोमाटा ओपन होगा तभी जो है सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे मैंने डाल दिया कि C3, C4, C2 साइकिल। आपको इस सब में से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो आप NCERT जाके एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक दो वर्ड आता है कि मैक्सिमम जो CO2 का पंपिंग होता है, ठीक है, मैक्सिमम CO2 का पंपिंग जो होता है वो C4 करता है, ठीक है, याद रखिएगा। C3 कम CO2 का पंपिंग करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसका लेग हेमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट है जो कि नाइट्रोजनेज को बचाता है O2 से। देखिए होता क्या है कि जब रूट नोड्यूल्स में आप पढ़िएगा ना, रूट नोड्यूल्स में कैसे कैसे करके नाइट्रोजनेज एक्टिविटी होती है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो एक इंजाइम होता है जिसका कि नाम है लिग हेमोग्लोबिन, ठीक है, वो नाइट्रोजनेज को बचाता है। चूंकि नाइट्रोजनेज को इसलिए बताता है क्योंकि नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, तो उस दौरान ऑक्सीजन इसको मतलब खराब कर सकता है, तो इसलिए लेग हेमोग्लोबिन रहता है जो कि इसको पूरे तरीके से घेर लेता है और इसको ऑक्सीडेशन से बताता है, ठीक है। इतना याद रखिए। क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि लेग होमोग्लोबिन किसको बताता है, ठीक है, तो नाइट्रोजनेज को। किस चीज़ से, तो ऑक्सीडेशन से, O2 से, ठीक। फिर एसेंट ऑफ सैप आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपिरेटरी पुल, आपको पता है कि पानी, देखिए ये पेड़ है, ठीक है, मानता हूँ ये पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ आप जार में पानी देते हैं और पानी यहाँ पे कैसे पूछता है, तो कोई ना कोई एक फोर्स होता है, तो यही जो फोर्स है ना, इसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेटरी पुल, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप, ये पूरा जो है डिक्सन एंड जॉली ने जो है इसको थ्योरी को दिया था, ये आपको याद रखना है, डिक्सन एंड जॉली, याद रखिएगा। NCERT क्लास 11th लेके बैठिए, आपको अभी बहुत कुछ क्लास 11th का हम लोग चलाएंगे, ठीक है। ट्रांसपिरेटरी पुल होता है वही जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जो जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल। एक होता है जिसको कि आप बोलते हैं रूट प्रेशर, जिसको कि मैनोमीटर से मेजर करते हैं। कई बार आप जब सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि घास के ऊपर में छोटा छोटा बूंद बूंद पानी रहता है, तो ये रूट प्रेशर के कारण रहता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। गटेशन आपने सुना होगा कि पानी जो ऊपर की तरफ जो है जो कट वाले पोर्शन से जो बाहर निकलने रहता है, इसी को ब्लीडिंग भी कहते हैं। कि आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट का पार्ट है वो काट दीजिएगा तो वहाँ से पानी निकलता है, डेट इज नोन एज गटेशन, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपिरेटरी पुल मैंने बता दिया कैसे लंबा जो है पानी जो है सो ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। इसके रेट को मेजर करना है, ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करना है तो किसे करेंगे, पोटोमीटर से। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो क्वेश्चन, ये इसलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। नाइट टाइम में जो बोला जाता है कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना है, क्योंकि भूत होता है, बचपन से तो यही पढ़ते हैं। एक्चुअली कारण क्या है, क्योंकि दिन में प्लांट क्या करते हैं, दिन में प्लांट CO2 लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सनलाइट लेते हैं और क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अपना भोजन, जिसको कि ग्लूकोज बोलते हैं। राइट टाइम में जस्ट उल्टा करते हैं, ये CO2 को रिलीज करते हैं, इसलिए वहाँ पे सोने में दिक्कत आती है और हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे भूत है। समझ में आ गया, क्योंकि वो रात के टाइम में क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में क्या लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक। इसलिए पेड़ जरूरी है, तो पेड़ जाके आज एक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपको पता है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, दो टाइप का होता है,
जो इंपॉर्टेंट की बात बता रहा हूँ, इसमें जो आप देखिएगा तो C55 ये H40 ये करके बड़ा सा एक फार्मूला होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम का रिंग्स होता है, पोरफायरिन रिंग्स होता है मैग्नीशियम का। तो आपको इतना नहीं पता क्या है कैसे है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के कंपोनेंट के मिडिल में कौन आता है, तो मैग्नीशियम। ठीक, ये जो है सो सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। मतलब क्या कहते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन आपको मैंने नहीं बताया, कल बताऊंगा जब आपको बताऊंगा कि मानिए डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलेगा रेप्लिकेट, एक से एक बना फिर एक बना, मतलब सेम टाइप का बनना, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? सेल्फ रेप्लिकेशन क्यों करता है? क्योंकि इसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के बारे में अगर आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्लोरोफिल शो करता है सेल्फ रेप्लिकेशन, तो बोलेगा हाँ। क्यों करता है? तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आपको मैंने बना के यहाँ पे दिखाया है। तो फोटोसिंथेसिस में आप देखिए CO2 लिए, 12H2O लिए, बना क्या है? ग्लूकोज बनाए। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में जो निकला इसी को बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। तो अब बाय प्रोडक्ट O2 था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट क्या है आपको बताना है, O2 है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था? CO2 को एब्जॉर्ब कराया था और O2 को बाहर निकालाया था। ठीक है, यही है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर पूछा जाता है मोस्ट एक्टिव लाइट कौन है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आंसर है रेड। क्वेश्चन आता है इसलिए याद रखिएगा रेड। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि फ्री एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। वीआईपी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में फ्री एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को कवर कर लिया। आपको फोटोसिंथेसिस में एक बार देख लेना है क्या है कैसे है। ठीक है, बेसिक सा चीज़ है, रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लाइट एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ होता है। डार्क रिएक्शन पता होता है कहाँ होना है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब प्लांट न्यूट्रिशन है, तो प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट में जिसको चाहिए वो कहते हैं मैक्रो। आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी चीज़ पूछेगा उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब हो गया कि जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए, और मैक्रो मतलब हो गया ज़्यादा में। तो मैं कैसे इसको याद करता हूँ? ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ, उसी हिसाब से सीक्वेंस में लिखा हुआ हूँ। तो एक सांस में बोल दीजिए चोन 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 PSK CM, चोन PSK CM, 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। चोन PSK CM, चोन PSK CM। चोन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। PSK मतलब फॉस्फोरस, सल्फर, पोटासियम। CM मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम। खत्म। ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा जो बच गया वो माइक्रो। चोन PSK CM बोलिए मेरे साथ, चोन PSK CM, चोन PSK CM। मैं अभी लेक्चर में लास्ट तक मैं 50 बार बोल दूंगा, याद हो जाएगा। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रो, जो कम में चाहिए माइक्रो। क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ कि वही मैंने जो यहाँ पे बताया था कि पानी ज़्यादा हाइट पर पहुँचता है किसके कारण? ट्रांसपिरेशन के कारण। अब देखिए सब किसका क्या फंक्शन होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो आप इसको बहुत इजीली जो है सो देख के छोड़ देते। ठीक है, आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि NCERT से अब BPSC पूरा घुस घुस के पूछने लग गया, तो एक एक को आपसे पूछेगा, तो आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहले अगर पोटासियम के बारे में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि पोटासियम का काम क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? पोटासियम का। लिखते चलिए, आप ही के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पोटासियम का पहला काम ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर पोटासियम की डेफिशिएंसी हुई तो क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस मतलब पीलापन, देखते होंगे कि पूरा पत्ता ऐसे करके पीला हो जाता है, वो किसके कारण? पोटासियम की डेफिशिएंसी का। जबकि क्लोरोसिस बहुत सारे एलिमेंट के कमी के कारण, उसमें एक जो है सो पोटासियम। तो पोटासियम का अगर एक चीज़ पूछेगा तो क्या बोलेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम का काम, कैल्शियम फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, और प्लांट एंजाइम वगैरह को एक्टिवेट करता है। उतना ज़्यादा रोल नहीं है, सबसे जहाँ स्टार मार्क करूँगा उसका रोल लिखिएगा। पोटासियम का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के बारे में आपको बताना है कि सल्फर का क्या रोल है इसमें। तो आपको पता होगा कि कुछ एमिनो एसिड है, जैसे कि सिस्टीन। क्या है? सिस्टीन, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो कई बार आपसे डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पूछ लेगा विच ऑफ द एमिनो एसिड कंटेन सल्फर, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टीन और मिथियोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कंटेन सल्फर, तो सिस्टीन और मिथियोनिन पता होना चाहिए। बोरॉन जैसे ही वर्ड आ जाएगा तुरंत आपको याद आना चाहिए कि पोलन ट्यूब या पोलन जर्मिनेशन से रिलेटेड तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए बोरॉन। ठीक है, मॉलिबेडनम देखते ही तुरंत आ जाना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, Mn देखते ही आ जाना चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। Mn देखते ही स्प्लिटिंग, Mn और Cl स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद और क्या बचा, निकल बचा। तो निकल के लिए जो है यूरिएज एक्टिविटी के लिए जो है ज़रूरी है, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से और फाइनली यूरिया बनता है। तो इतना अगर आप देख लेते तो आपका काम हो जाता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए पोटासियम, सल्फर किसके लिए, तो एमिनो एसिड, कौन से एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, तो सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है। बोरॉन का क्या काम होता है, तो पोलन ट्यूब इनिशिएशन, पोलन ट्यूब से रिलेटेड कुछ में भी तो बोरॉन। मॉलिब्डेनम आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मन, Mn पूछे चाहे Cl पूछे, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी का तोड़ना, क्या Mn और Cl, बार बार बोलिए, पानी का तोड़ना। मन कल से निकला पानी, मन के कल से, तो Mn मतलब मैग्नीज, Cl मतलब क्लोरीन और पानी निकला मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। निकल का काम यूरिएज एक्टिविटी, यूरिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और वही मैंने आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का चोन PSK CM, ठीक, लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको तब से गार्ड सेल बोल रहा था, उसका क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्मॉल पोर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा, बिल्कुल सही। गार्ड सेल प्रेजेंट इन द स्टोमाटा आर हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैस, बिल्कुल सही। गार्ड सेल का काम ही क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द प्लांट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो कोई आपसे पूछेगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए कौन होता है, तो अगर स्पेशली नाम पूछेगा, ह्यूमन में आपको पता है एल्वेलाई होता है, क्या होता है एल्वेलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए ह्यूमन में, ठीक है। तो गार्ड सेल होता है प्लांट में, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन किससे होता है, तो स्टोमेटा से। ट्रांसपीरेशन होता है क्या, जो पानी जो भाप बन के उड़ जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर जो है रीच ग्रेट हाइट्स इन द ट्री, पानी मतलब बड़े बड़े पेड़ों में जो नीचे से ऊपर पहुंचता है, बिकॉज ऑफ सक्शन पुल, किसके कारण, तो ट्रांसपीरेशन, मैंने आपको बताया था, वही ट्रांसपीरेशन पुल। देखिए रिसेंट 7वीं BPSC में पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी अब हम लोग अगले पे आ रहे हैं, सॉरी फॉर डैट, खांसी हो गई थी। वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जाइलम और फ्लोएम, मेन यहीं से क्वेश्चन आता है। तो मैं पिछले बार भी याद कराया था, वही क्वेश्चन आया था BPSC में, और बहुत लोग गलत करके आए थे, ठीक है। याद रखिएगा, जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। जाइलम मतलब पानी के लिए और फ्लोएम फूड के लिए, ठीक है। जाइलम का कंपोनेंट्स उस टाइम में भी बताया था VIP, और VIP आ गया, तो इसलिए भरोसा करिए और लिख लीजिए। जाइलम का जो वो कौन सा इसका पार्ट्स है, तो जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स। वही फ्लोएम का सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और बास्ट फाइबर, ठीक है। तो वाटर का काम कौन होता है, किसका होता है, तो जाइलम का, और फूड का काम फ्लोएम का, ठीक है। प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है। नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूम के लिए बोरोन है। और बाकी अभी मैंने बताया था बोरोन और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बोरोन किस चीज़ के लिए, पोलन ट्यूब वगैरह के जर्मिनेशन वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था, चोन, PSK CM, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैसे, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। वाटर इज कंडक्टेड इन वास्कुलर प्लांट्स बाय, तो बताया पानी किससे, जाइलम से। द जाइलम इन द प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर, ठीक है। वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम, ठीक है। फ्लोएम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन आएगा, देखिएगा वहाँ भी, ठीक है। अब आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आने की 100% चांस रहती है, ASO में भी आया और हर साल अल्टरनेट रूप में BPSC में आता ही आता है, ठीक है। तो हार्मोन्स को जो है, तो प्लांट के हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट के हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट्स के हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। और ये किसकी तरह काम करते हैं, तो ग्रोथ प्रोमोटर के भी तरह काम कर सकते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रोथ प्रोमोटर हैं वो 3 है, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। तो FW वेंट ने जो है सो इसकी डिस्कवरी की थी, याद रखिएगा, ऑक्सिन का। ये फर्स्ट ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट ग्रोथ फैक्टर जो मिला था वो कौन था, ऑक्सिन, ठीक है। नेचुरल ऑक्सिन जो होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। वही आपसे अगर आर्टिफिशियल ऑक्सिन पूछे तो याद रखिएगा IBA, ठीक है। फिर अल्फा NNA, ठीक है। ये सब जो है ये आर्टिफिशियल है। IAA जो है वो है, क्या कहते हैं, नेचुरल, ठीक। उसके बाद अब ऑक्सिन का काम, इसी पर क्वेश्चन आया था BPSC में। ये एपिकल ग्रोथ को बढ़ाता है, मानिए क्या हो गया, ये जो मेन जो इसका ट्रंक है इसमें ग्रोथ बढ़ाएगा, और जो साइड से लेटरल बर्ड वगैरह निकलते हैं इसका ग्रोथ को ये काटता है। तो ये एपिकल डोमिनेंस मतलब ट्री लेंथ में बढ़ेगी, ठीक है, इस पर ये काम करता है। तो याद रखना है कि ऑक्सिन किस पे काम करता है, एपिकल ग्रोथ पे, और रिटार्ड करता है, ग्रोथ को रोकता है, किसकी ग्रोथ को,
ऑक्सिलरी बड्स के ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। तो सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो पे डिपेंडेंट होता है, मतलब इनिशिएशन। अब देखिए अगर ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा है और साइटोकाइनिन की मात्रा कम है तो ये रूट का इनिशिएशन मतलब रूट बनेगा। प्लांट में जो रूट का डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो पे। एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखेगा। अगर ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा हुआ तो रूट बनेगा और साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा हुआ तो सूट बनेगा। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। वापिस से बताता हूँ, ये सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। अगर ऑक्सिन रेशियो ज़्यादा तो रूट बनेगा, अगर साइटोकाइनिन रेशियो ज़्यादा तो सूट बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये पार्थेनोकार्पी वगैरह इंड्यूस करता है, किसमें करता है तो याद रखिएगा टोमेटो वगैरह में ये पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करता है। अगला जिबेरेलिन, आपको पता है जिबेरेलिन सेल इलोंगेशन के लिए बोल्टिंग इफेक्ट। कैबेज कभी खाएं, बंदा गोभी, उसमें देखते होंगे कितना पत्ता सारा रहता है एक से एक दूसरे के ऊपर में। इसी को रोजेट या फिर बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्टिंग इफेक्ट, ठीक है। शुगर केन का यील्ड बढ़ाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये गन्ना का जो ये नोट्स हुआ और दो नोट के बीच का लेंथ जो होता है इंटर नोट, तो ये इंटर नोट का जो है लेंथ को बढ़ा देता है जो दो गन्ना के बीच में। इसीलिए जो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शुगर कैन के यील्ड को ये बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, दो इंटर नोट के लेंथ के, जो दो नोड के बीच का जो लेंथ होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, याद रखना है। फिर आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन रोल होता है सेल डिवीजन में, मॉर्फोजेनेसिस में। अब आपको पता है कि सेल डिवीजन होगा तो मतलब क्या, कोई अगर सोया हुआ है, अगर वो डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड करेगा, मतलब उसको उठाएगा, मतलब ये डोरमेंसी को तोड़ेगा, ठीक है, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, उम्र को रोकेगा, सेनेसेंस को रोकेगा, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। काइनेटिन और जियोटिन जो है वो साइटोकाइनिन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कहीं भी सेल इलोंगेशन की बात आ जाए, सेल डिवीजन की बात आ जाए तो कौन वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, साइटोकाइनिन। ABA, इसको जो अभी ये नेगेटिव सेंस में हम लोग आ रहे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब वो देखता है कि प्लांट एडवर्स कंडीशन में है तो वो जो है सो उसको क्या कहते हैं, उसकी तरफ ले जाता है, एजिंग की तरफ ले जाता है, सेनेसेंस की तरफ ले जाता है, ठीक है। ये डोरमेंसी को जो है रेगुलेट करता है। तो ये जस्ट जिबेरेलिन का उल्टा है, ठीक है, याद रखेगा। तो जिबेरेलिन और ABA दोनों एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के उल्टा, ठीक है। फिर आ जाता है सबसे लास्ट इथैलिन। इथैलिन के बारे में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस PGR, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आंसर जाता है इथैलिन, ठीक है, याद रखना है। इसका सिंथेसिस किससे होता है, तो मिथियोनिन नाम के कंपाउंड से। याद कैसे रखेगा, M से मिथियोनिन होता है, उसके बाद इथैलिन होता है, तो ME, तो मिथियोनिन से क्या हो गया, इथैलिन, ठीक है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये मेन इसका रोल होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। हम लोग जो अपने घर में कार्बाइड वगैरह लाते हैं जिससे आम जल्दी पक जाए, वही है इथीफॉन, ठीक है। और इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक, NCERT ने भी यूज किया है। तो होता क्या है, रेस्पिरेटरी या फिर कोई भी अगर फ्रूट पूछेगा कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, तो उसमें होता क्या है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो घर में रखिएगा जो पक जाएगा, तो डेट इज़ नोन एज क्लाइमेट्रिक फ्रूट। आपके घर में आप दिमाग में रखिए कौन कौन सा फ्रूट लाते हैं और घर में रखिएगा पक जाएगा, जैसे आम हो गया, केला हो गया, ये सबको घर में रखिएगा, देखिएगा 3-4 दिन बाद पक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन जो होता है क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें CO2 का लेवल जो है बढ़ता जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि पपीता जो लाया जाता है उसको बोलता है कि पेपर में बांध के रख दो, ये जल्दी पक जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसको पेपर में बांधिएगा तो वो CO2 जो है सो पेपर से उसके अंदर में एक ब्लॉकेज का काम करेगा, तो इसलिए वो जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बार बार आता है और हमेशा आएगा, द गैस विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, ठीक है। यहाँ पे अगर वैसे पूछेगा तो इथाइलिन होता है, ठीक है, इथाइलिन। और इथाइलिन में भी अगर एग्जांपल देगा तो पूछा जाएगा इथीफॉन, इथीफॉन, ठीक है। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, तो याद रखिएगा एसिटिलीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्लांट के रिप्रोडक्शन पे आएंगे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एपोमिक्सिस, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पता है आपको, कटिंग, लेयरिंग, ये सबसे किया जाता है। एपोमिक्सिस क्या हो गया, बिना सीड के, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है सीड का डेवलपमेंट, बिना फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट कहलाता है एपोमिक्सिस। वही सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन वगैरह आपको पता है, मेल आएंगे, फीमेल आएंगे, इसका गेमेट फ्यूज हुआ तो इसको बोलते हैं सिनगैमी, सिनगैमी के बाद फर्टिलाइजेशन, फिर आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेक्सुअल कैसे होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कटिंग में एक कोई पार्ट भी, जैसे हम लोग एक मम्मी सब वगैरह गुलाब वगैरह जो ले जाती है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट मेन जो है वो किसी और का और बाकी किसी और कला के प्लांट कला के यहाँ पे टाई कर देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ प्लांट का ग्रो होता है, ठीक है। और ये लेयरिंग वगैरह में अंगूर वगैरह नाम सुने होंगे, सर्पेंटाइन लेयरिंग वगैरह, सो इसका एग्जाम्पल है। अब फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, आपको पता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला, बचपन से ही आप लोग ये सब चीज़ फ्लावर का पार्ट तो पढ़ते ही आ रहे होंगे। एंड्रोसियम में एंथर होता है, आपको पता है एंथर क्या है, मेल पार्ट है,
ठीक है, इसी में पोलन ग्रेन्स रहते हैं, और वही आपको पता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर गैनोसियम में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, ये तीनों होता है। तो ये तीनों ये सब चीज़ आपको बेसिक चीज़ पता होगा, मान के चलता हूँ। ठीक है, वही मैंने बताया पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप का, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर सेम प्लांट। क्रॉस में होता है एक होता है जिटेनोगेमी और जेनोगेमी। अगर 12th क्लास के एनसीईआरटी देखिएगा तो वहाँ पे 3 चीज़ दे रखा है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब हो गया सेम प्लांट सेम फ्लावर। जिटेनोगेमी मतलब हो गया डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट सेम है, डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट सेम। और जेनोगेमी मतलब हो गया डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ आएगा, तो आपको पता है कि जेनोगेमी में आएगा, क्योंकि प्लांट भी जो है डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। ठीक है, एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा जब पढ़िएगा एनसीईआरटी, तो डाइकोगेमी। डाइकोगेमी होता क्या है कि देखिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम में कई बार मैच्योर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब मानिए आप और आपके भाई घर में रह रहे हैं तो दोनों एक साथ मैच्योर होंगे। हो सकता है कि वो कुछ समय पहले मैच्योर हो जाए या कुछ समय बाद मैच्योर हो। मैं एक एग्जांपल देने के लिए दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होना ही जो है वो डाइकोगेमी कहलाता है। ठीक है, अगर फीमेल पहले मैच्योर होगी तो प्रोटोगाइनी कहेगा, क्योंकि वर्ड में गाइनी है। और अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तो इसको बोलेंगे प्रोटेंडरी कंडीशन। तो डाइकोगेमी क्या है, मेल फीमेल डिफरेंट टाइप में जो मैच्योरिटी के आधार पर अगर देखेंगे तो डेट इज़ नोन एज डाइकोगेमी। अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटेंडरी, अगर फीमेल पहले मैच्योर होगी तो प्रोटोगाइनी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा। फिर एक वर्ड आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जब भी मेल गैमेट रिलीज होता है ना, उसके अंदर में ना 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस तो चला जाता है फीमेल के साथ फ्यूज़ करने के लिए, दूसरा जो है वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो पूरा 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, इसीलिए नाम पड़ गया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे यहीं पर पूछ देगा कि कोकोनट जो हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, कोकोनट जो हम खाते हैं उसका जो वाइट पोर्शन होता है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल। तो लिख लीजिए, जो कोकोनट का हम वाइट वाला पोर्शन खाते हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में बदल हो जाता है, फ्रूट्स में, और ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड्स में। ठीक है, अब आपको पता लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट, इससे पहले भी बताया फिर बता देता हूँ। आप 24 घंटे को मतलब पूरे घड़ी में मानिए, उसको 20 से काट दीजिए तो 12 घंटा हो गया। अगर कोई प्लांट 12 घंटे से कम फ्लावरिंग टाइम में फ्लावर हो रहा है तो वो शॉर्ट डे प्लांट हो गया। अगर कोई प्लांट 12 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो लॉन्ग डे प्लांट हो गया। अगर कोई फ्लावर को लाइट से कोई फ़र्क ही नहीं है, ये सब कुछ मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, 12 घंटा से कम लाइट में फ्लावरिंग हो गया, या कोई फ्लावर 12 घंटा से ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम लिया तो लॉन्ग डे प्लांट, ज़्यादा लाइट लिया तो शॉर्ट डे प्लांट। अरे सीधा इतना याद रखिए कि दिन के लाइट पर डिपेंड करता है, और कितना ज़्यादा लाइट मिला, अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो लॉन्ग डे, कम लाइट मिला तो शॉर्ट डे, और उसमें अगर वो फ्लावरिंग कर लिया तो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है ये आपको कमेंट में बताना है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं। फ़ायदा और नुकसान आप ही का होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ भी थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर क्लास 12th के जब आप पढ़िएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मैंने एनसीईआरटी में परसों ही कराया, एनसीईआरटी सीरीज जो अपनी चल रही है आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि ओपीएम किससे मिलता है, तो लेटेक्स से मिलता है। आयोडीन किस प्लांट से मिलता है, क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में सार्गेसम लेमिनेरिया से मिलता है आयोडीन। ठीक है, हीरोइन जो होता है, ठीक है, वो हीरोइन नहीं, सिनेमा वाली नहीं, हीरोइन जो मैगे मैगे लोग करते हैं काम, वो किससे ऑब्टेंड होता है, तो ओपीएम पॉपी से। ठीक है, फिर एक टर्म सुनते होंगे बैक्टीरियोफेज क्या है, तो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस जो होते हैं डिफरेंट टाइप जो वायरस होते हैं, वायरस में एक लाइन एनसीईआरटी की जब आप पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मोस्ट वायरस जो होते हैं जिसके अंतर्गत या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। आपको कल को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फंसा सकता है कि आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं वायरस के पास, तो नहीं, एक टाइम में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा वायरस के पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, और इसका जो यूनिट होता है कैप्सिड कौन से यूनिट से मिलकर बनता है, तो कैप्सोमेयर से। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज किसके कारण होती है, मरकरी की। वही आपसे पूछ देगा इचाई डिजीज किसके कारण होती है, इचाई डिजीज, तो याद रखिएगा कैडमियम के कारण। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं। फिर यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा डीएनए, आरएनए और ये बायोटेक्नोलॉजी का जो ये चारों टर्म है, यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ऊपर ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है,
अब देखिए डीएनए के बारे में, डीएनए का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ आपको पता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछेगा कि इसके बीच में जो ये क्यों स्टेबल होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, पहला चीज़, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में कौन कौन से बेस पाए जाएंगे, तो याद रखिएगा डीएनए के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, ATGC, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर से बोल रहा हूँ, डीएनए में क्या क्या पाया जाएगा, 4 बेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। याद नाम क्या है, डीएनए। दूसरा क्या है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंतर्गत कौन कौन सा बेस है, इसमें भी ए पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे यू पाया जाता है, और GC तो ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे यू क्यों है, यहाँ पे TU क्यों है। आरएनए जो है सो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और क्या है, रिएक्टिव है। याद रखिएगा आरएनए क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसके में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। तो ये रिएक्टिव है, तो जो आदमी अपने ज़िंदगी में ज़्यादा रिएक्टिव होते, तुरंत किसी से भी लड़ाई कर लेते, वो स्टेबल कम होते हैं। याद रखिएगा वो स्टेबल कम होते हैं, जो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं वो स्टेबल कम होते हैं। तो डीएनए चूंकि डीएनए रिएक्टिव कम है तो इसलिए स्टेबल, और स्टेबल डीएनए किसके कारण है, तो थायमिन के कारण। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए में कौन कौन से बेस, तो ATGC। डीएनए स्टेबल क्यों है, तो थायमिन के कारण। इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन और वन जनरेशन टू अनदर के लिए जो हम लोग जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं वो डीएनए करते हैं। समझ में आया। आरएनए स्टेबल है, तुरंत कब झगड़ा कर लेगा, तुरंत कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन बहुत सारे केस में आरएनए भी किया जाता है, लेकिन ह्यूमन के केस में डीएनए किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए के बेस ATGC, बोलिए मेरे साथ, डीएनए में ATGC, आरएनए में AUGC, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, A और T के जो बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो डबल बॉन्ड होता है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है डीएनए आरएनए क्या मैंने बता दिया। अब देखिए, अब क्या है, डीएनए लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये प्लाज्मिड है, ये डीएनए का ही पोर्शन है। अगर मानिए मुझे एक ये पूरा प्लाज्मिड है, मुझे एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैं बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने देखा है कि 2-3 साल से आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन करके, बीपीएससी के अलग एग्जाम में भी देखा हूँ, तो इसलिए सुनिएगा, बस 2 मिनट में खत्म कर लूँगा, ठीक है। तो ये मानिए प्लाज्मिड है, ये डीएनए जैसा ही है, मानिए एक डीएनए जैसा ही ये प्लाज्मिड है, ठीक है। और ये गाड़ी की तरह काम करता है, ठीक है। गाड़ी की तरह इन द सेंस कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप दीजिएगा, हमको जीन में मैनिपुलेशन करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, जीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग करना है, तो हम प्लाज्मिड के थ्रू करेंगे। तो प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मानिए ये कोई डीएनए है, ठीक है, हमको इसमें ये डालना है, तो हम ये पोर्शन यहाँ से यहाँ काट लिए और इसको यहाँ से यहाँ के जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इसको लाके जोड़ दिए, तो जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो चिपकाना पड़ेगा। वो चिपकाने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ये काम है मॉलिक्यूलर ग्लू का। 2 डीएनए के स्ट्रैंड को चिपकाने का कौन काम करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए लाइगेज का काम क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन डीएनए लाइगेज का काम है कि मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है चिपकाने का। फिर पूछेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, तो यहाँ से यहाँ था, ठीक है। ये पूरा मैंने बताया प्लाज्मिड था। अब इस पोर्शन को हमको हटाना है और इस पोर्शन को यहाँ से लाके जोड़ना है, तो भाई हटाने के लिए किसी न किसी के थ्रू तो काटेंगे ना, तो काटने वाले को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकला, डीएनए लाइगेज का काम होता है चिपकाने का, ठीक है, ग्लू की तरह काम करेगा, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का काम हो गया काटने का। तो ये किसकी तरह काम किया, सीजर की तरह। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर कट। डीएनए लाइगेज भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत लोग मुंह खोल देंगे, आप सही करके आइएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आइए, गोल्डन राइस किसका सोर्स है, तो विटामिन ए का। बार बार पूछा जाता है, इसको याद करके रखिए, स्टार मार्क करके, ठीक है। अब प्लांट किंगडम में आइएगा, तो प्लांट किंगडम में एक आता है क्रिप्टोगैम्स, एक आता है फिनेरोगैम्स। तो देखिए क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, जिसके अंदर में सीड नहीं होते हैं, और फिनेरोगैम्स क्या होता है, जिसके अंदर में सीड होते हैं। तो वो जिम्नो और एंजियो फिनेरोगैम्स के अंदर में आ गए, और क्रिप्टोगैम्स में आ गए बिना सीड वाले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्रिप्टोगैम्स कभी भी पूछेगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए, इसके अंतर्गत सीड नहीं होते, तो मतलब ये एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म नहीं हो सकता है। और वही फिनेरोगैम्स पूछेगा तो मतलब जिसके अंदर में सीड होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम बाद में मोनोकॉट और डाइकॉट में बांटते हैं। अब थैलोफाइटा होता क्या है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो किस में डिवाइड होगा, अलगी और फंजाई में। आपको पता है कि फंजाई का जो सेल वाल है वो काइटिन का बना होता है, बहुत अच्छे से पता है। फंजाई ही रिलीज करता है अल्फा टॉक्सिन्स, पढ़ते होंगे, ठीक है, ब्रेन वगैरह को इफेक्ट करता है। और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अलगी और फंजाई जो मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको कि हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का, और इसका एग्जांपल है मतलब लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस जो है लिटमस पेपर जो हम लोग करते हैं, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो जो लिटमस पेपर है वो कहाँ से मिलता है, तो लाइकेंस से मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रायोफाइट्स। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, पकड़िए। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर
वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही, यही एनसीईआरटी का लाइन आया था 71वीं बीपीएससी में, ठीक है। ब्रेयोफाइट के अंतर्गत जो है जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। ब्रेयोफाइट्स को फर्दर डिवाइड कीजिएगा तो लिवरवॉर्ट, मॉसेज, लिवरवॉर्ट्स का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया सब आ जाता है। मॉसेज में आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्फैग्नम होता है, क्या होता है स्फैग्नम, इसको मॉस पीट की तरह यूज किया जाता है। अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल वगैरह करके जो मतलब क्या होता है ट्रांसशिपमेंट वगैरह, माल ढुलाई सब में जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है स्टोरेज वगैरह के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आ जाता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट कहाँ मिलता है तो वेट, ठीक है, सैडी प्लेसेज वगैरह पे मिलता है, इसका एग्जांपल फर्न और हॉर्सटेल। जिम्नोस्पर्म आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नेकेड सीड कहीं भी आ जाए तो जिम्नोस्पर्म। लॉन्गेस्ट प्लांट जो होता है सिकोया, इसको स्टार मार्क कीजिए, एनसीईआरटी का नीट में भी आया हुआ है और भी कॉम्पिटिटिव यूपीपीसीएस सब में पूछा है। लॉन्गेस्ट प्लांट सिकोया और जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल पाइनस और साइकस। साइकस के अंतर में कोरलोलाइट्स रूट्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइकस के अंतर्गत में एनसीईआरटी पढ़िएगा तुरंत मिलेगा, कोलोराइड रूट्स पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो कल को क्वेश्चन आ जाए जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है साइकस, साइकस क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है जी, ठीक। फिर आ जाता है एंजियोस्पर्म, जिंदगी भर से पढ़ते आ रहे, कवर्ड सीड होता है, मोनोकॉट डाइकॉट में इसको करते हैं, मोनोकॉट में लिलियसी, डाइकॉट में मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी। अब यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा, देखिए एनसीईआरटी में फैमिली अच्छे से दे रखी है तो मैं आपको कुछ कुछ फैमिली का ट्रिक से जो हम लोगों ने टाइम में याद किया था वैसे याद कराऊंगा, ठीक है। सोलेनेसी का पूछता है एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेसी फैमिली, तो याद रखिए कैसे हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। कैसे याद किया था तो आलू, बैगन, टमाटर, खाके सोले, तो इसमें क्या क्या आ गया, पोटैटो, बैगन मतलब ब्रिंजल, आलू मतलब पोटैटो, ठीक है, खाके सोले मतलब सोलेनेसी, ठीक है। उसके बाद कहता है तंबाकू बेच के सोले मतलब टोबैको, खाके सोले, ठीक है। वापिस से सुनो, आलू, बैगन, ठीक है, टमाटर, ब्रिंजल, ठीक है, टोमेटो, ठीक है, खाके सोले मतलब सोलेनेसी, तो पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो खाके सोले, ठीक है, टोबैको खाके सोले, ठीक है। और नहीं सोएगा तो पीटेगा पेटूनिया से, नहीं सोएगा तो पीटेगा पेटूनिया से। तो सोलेनेसी का एग्जाम्पल, फैमिली का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, टोबैको, पेटूनिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है लिलियसी का, ठीक है, लिलियसी का एग्जाम्पल पूछ लेता है तो ऐसे याद रखिएगा, पापा की प्यारी बेटी लिली, पापा की प्यारी बेटी लिली, अभी तक ठीक है, जो कि बाल में ट्यूलिप का तेल लगाती है, किसका, ट्यूलिप का तेल लगाती है और खुद को अप्सरा समझती है, तो एस्पैरागस, एस्पैरागस, ठीक है, ठीक है। पापा की प्यारी बेटी लिली जो कि बाल में ट्यूलिप का तेल लगाती है, खुद को अप्सरा समझती है, लेकिन मुंह से जो है सो उसको बदबू आती है। क्यों बदबू मुंह से आती है, क्योंकि वो कॉल्चिकम खाती है, क्या खाती है, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम, ठीक है। कॉल्चिकम मतलब वो हो गया आपको लहसुन वगैरह, ठीक है। तो पापा की प्यारी बेटी खुद जो बाल में ट्यूलिप का तेल लगाती है, ठीक है, खुद को अप्सरा समझती है और मुंह से उसकी बदबू आती है तो उसको कॉलगेट बाद में करती है, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और इंडिगो फेरा सब अगर कभी पूछ देगा तो आप याद रखिएगा फेबियसी में, ठीक है। उसका मैं अगर क्या कहते हैं, एक फेबियसी करके है, नाम याद रखिएगा, उसमें से भी कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है, 1-2 बार आया हुआ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसमें याद रखिएगा एक बनिया, तो नाम है शेष बनिया, एक बनिया 3 बिजनेस, ट्राइफोलियम, ठीक है, एक बनिया 3 बिजनेस, इसका याद रखिएगा। और जो बनिया का धोती था उसमें जो नील नहीं था तो इंडिगो फेरा, हमने नील दे दिया इंडिगो फेरा, तो याद रखिएगा एक बनिया 3 बिजनेस इंडिगो फेरा, ठीक है। और जो धोती दिया नील से तो वो धूप में उड़ ना जाए, तो धूप में उड़, क्योंकि हवा चल रही थी तो उसको धूप में पिन लगा दिया, तो ल्यू पिन, और धूप में दिया था तो सनफ्लावर। तो ये 5 से फेबियसी भी आपको याद हो गया। देखिए एक बनिया 3 बिजनेस, और उसका जो था धोती गंदा था, ठीक है, तो उसको धूप में दिया सूखने के लिए तो सनफ्लावर, ठीक है, और धूप में हवा चल रही थी तो पिन लगा दिया तो ल्यू पिन, और उसमें नील दिया था तो इंडिगो फेरा, ठीक है, याद हो गया होगा। वापिस से एक बार तीनों बोल देता हूँ। तो सोलेनेसी में देखिए आलू, बैगन, टमाटर खा के सोले, ठीक है, तंबाकू खा के सोले, टोबैको, घोड़े बेच के सोले, अश्वगंधा, नहीं सोएगा तो पिटोगे पेटूनिया से, तो ये हो गया आपको सोलेनेसी, ठीक। फिर लिलियसी, पापा की प्यारी बेटी लिली, पापा की प्यारी बेटी लिली, खुद को अप्सरा समझती थी, एस्पैरागस, बाल में ट्यूलिप का तेल लगाती थी तो क्या हो गया, ट्यूलिप, ठीक है। और मुंह से बदबू आती थी तो कॉलगेट करती थी तो कॉल्चिकम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, अभी बताया आपको फेबियसी, फेबियसी में शेष बनिया, एक बनिया 3 बिजनेस, ट्राइफोलियम, ठीक है। और उसके धोती पर जो है नील का वो लगाया तो नील का क्या हो गया, इंडिगो फेरा, धूप में दिया सूखने के लिए तो सनफ्लावर, और वहाँ पे हवा चल रही थी तो पिन लगा दिया तो ल्यूपिन। यही एनसीईआरटी में सब चेक कर लीजिएगा, सब मिल जाएगा एकदम बिल्कुल। अगर मुश्किल पेपर बनता है तो आप उसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहिएगा, ठीक है।
वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस की डिस्कवरी किसको गई थी? क्रेडिट तो इवेंट्सकी को, ठीक है। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा इस सब में से, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आइए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th, चैप्टर नंबर आई थिंक 5, ठीक है। रूट्स किससे डेवलप होते हैं? तो रेडिकल से, आर फॉर रूट्स, आर फॉर रेडिकल। स्टेम किससे डेवलप होते हैं? तो प्लूमूल से, ठीक है, याद रखिएगा। फाइलोटेक्सी क्या होता है? फाइलोटेक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स कैसे मतलब जो है सो डंटल पे अरेंज है, दैट इज नोन एज फाइलोटेक्सी। अब उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। अल्टरनेट मतलब हो गया एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, ठीक है। तो इसमें किसमें होता है? सनफ्लावर में। अपोजिट किसमें होता है? गुआवा में, एक इधर तो एक इधर। होल्ड हो गया मतलब एक तरह से अल्स्टोनिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप की फाइलोटेक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड, ठीक है। फ्रूट को आप सिंपल फ्रूट कहिएगा, कब कहिएगा? जब ये ओवेरी से डेवलप होगा। कंपोजिट कहिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल मलबेरी। वही अगर आप फॉल्स फ्रूट कहिएगा जब इसके में ओवेरी, थैलामस सब मिलजुल के उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। सो सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल बनाना पूछता है, गुआवा पूछता है, और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कैसियू, याद रखिए, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। प्लासेंटेशन क्या होता है? तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है ओवेरी के अंदर में, दैट इज नोन एज प्लासेंटेशन, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। एनसीईआरटी सारा कुछ बता रहा हूँ। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल जो है इसका एग्जांपल है प्लेसेंटेशन का, मतलब टाइप्स है, ठीक है। मार्जिनल पी में होता है, जैसे मैं कैसे याद रखता था, MP, तो मार्जिनल पी में। एक्साइल ए से हुआ तो टाल्क पाउडर, टोमेटो, एक्साइल, लेमन, सिट्रस, ठीक है। फ्री सेंट्रल, डाइन जो थी वो फ्री थी, डाइन तो डाइनथस, ठीक है, ऐसे करके। अब एनाटॉमी में आइएगा, तो एनाटॉमी में आपको पता है टिश्यू मेरिस्मेटिक टाइप के टिश्यू होते हैं, परमानेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। मेरिस्मेटिक में भी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तो आपको पता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम तो हम लोगों ने देख लिया। मेरिस्मेटिक में एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए। मेरिस्मेटिक क्या होता है? मेरिस्मेटिक सेल वो हुआ जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, एक्चुअल साइट ऑफ डिवीजन, मतलब यंग सेल, अब वो पूरे तरीके से लड़ सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो वो कहलाएंगे मेरिस्मेटिक सेल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म हाई होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम क्या हुआ? जहाँ लेंथ में बढ़ोतरी, किसके कारण? एपिकल के। वही इंटर मेरिस्मेटिक कहाँ डिवीजन होगा? एपिकल मतलब लेंथ में बढ़ोतरी, लेटरल मतलब विड्थ में बढ़ोतरी, ठीक है। और इंटरकैलरी कहीं बेस पे पाए जाएंगे, जैसे ग्रास वगैरह एग्जाम्पल हुआ। तो एपिकल मतलब लेंथ में बढ़ोतरी, लेटरल मतलब विड्थ में बढ़ोतरी। वही मैंने आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल चोन, PSK, CM, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कौन हो गए? जिन्होंने अपने कैपेसिटी को खत्म हो गई जिसकी, जो कि अब डिवाइड करने की क्षमता खो चुका है। एग्जांपल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होते हैं, रूट स्टेम के कवरिंग पे पाए जाते हैं, सॉफ्ट पार्ट होता है, जो लूज जो देखते होंगे फल सब पक जाता है तो ऊपर में जो घुलघुला, वो हो गया पेरेन्काइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टार मार्क कीजिए। स्क्लेरेन्काइमा सेल डेड जो होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाइलम जल, फ्लोएम फूड बता दिया था आपको मैंने। इकोलॉजी से फिर क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम टर्म कौन दिया? तो T से इकोसिस्टम, T से टेंस ले, इकोलॉजी L, हीकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इकोसिस्टम में होता क्या? लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग कौन सा कंपोनेंट हो गया? बायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फूड चेन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रास को कौन खाया? ग्रास होपर। ग्रास होपर को खाया लिजार्ड, लिजार्ड को कौन खाया? ईगल, ठीक है। तो ये एक से एक ट्रॉपिक लेवल हुआ, बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल अगर एक साथ आ गए, ये मिल के क्या कहलाएंगे? फूड वेब। फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन मिलके फूड वेब कहलाते हैं। बहुत सारे फूड चेन बन के क्या बनाते हैं? फूड वेब। लिंडमैन 10% लॉ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कहीं लिखा नहीं है, 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए। लिंडमैन 10% लॉ क्या बोलता है कि जब भी आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाइएगा ना, तो 10% जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होता है, बाकी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, यही चीज़ बोला जाता है। फिर नाइट्रोजन साइकिल, आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करेगा नाइट्रेट्स के फॉर्म में, तब उसको प्लांट लेगा। इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के लिए स्टेप कौन कौन से? पहले एमोनिफिकेशन मतलब एमोनिया का बनना, फिर नाइट्रिफिकेशन, NO3 से NO2 में टूटता है, ठीक है, और फिर डाइन नाइट्रिफिकेशन होता है और वापस N2 बनता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा थायोबैसिलस और सीडोमोनास। थायोबैसिलस और सीडोमोनास किसके एग्जाम्पल हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के वापस एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, थायोबैसिलस और सीडोमोनास, ठीक है। फिर उसके बाद
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा जाता है, क्या होता है? तो कल भी मैंने बताया था कि पॉल्यूशन कितना है एक्वेटिक इकोसिस्टम में या फिर कितना ऑक्सीजन लेवल है, इसको डिमांड करते हैं चेक करने के लिए बीओडी। तो बीओडी अगर ज़्यादा है मतलब पानी में जो है पॉल्यूशन ज़्यादा है, याद रखिएगा। डीडीटी का कैसा नेचर है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक वर्ड आपने सुना होगा बायोमैग्निफिकेशन। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर आप बढ़ते जाइएगा ना तो जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ये याद रखना है। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाएगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एग्जांपल एनसीईआरटी खोलिए 12th क्लास का, उसमें आपको इकोलॉजी में दिख जाएगा वो डीडीटी का कंसंट्रेशन जो है, ठीक है। फिर आपको पता करना हो कि कहीं भी जो है सो SO2 का पॉल्यूशन है कि नहीं, तो वहाँ आप लाइकन्स को ग्रो कीजिए। अगर लाइकन्स ग्रो हो गए तो वहाँ समझिए कि पॉल्यूशन नहीं है, और लाइकन्स ग्रो नहीं हुए तो इसका मतलब समझ लीजिए SO2 पॉल्यूशन है। अब मैंने आपको इंट्रैक्शंस जो था इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन वो बताया। म्यूचुअलिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म है, बी ऑर्गेनिज्म है, दोनों को फायदा है। जैसे अलगी और फंजाई तो लाइकेंस बन गया तो म्यूचुअलिज्म शो करता है। कॉमन्सलिज्म एक को फायदा है एक को कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई बड़ा जानवर जा रहा है, छोटा जानवर उसके पैर या कहीं ना कहीं छुप के बैठ गया तो ये तो चल के यहाँ पहुँच गया तो ये भी मूवमेंट कर गया। एमेंसलिज्म एक को कोई फायदा पता नहीं चल रहा और दूसरे को नेगेटिव है। जैसे गाय चढ़ रही है, ठीक है, और छोटे छोटे कीड़े हैं तो ये उसके ऊपर अगर गाय चढ़ जाएगी तो गाय तो मर गई, कीड़े तो मर गए लेकिन गाय जो है सो नहीं मरी, ठीक है। गाय क्या की, तो गाय तो अपना धुन में चल रही है, समझ में आया। दैट इज नोन एज एमेंसलिज्म। एक हो गया कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या हो गया, दोनों को नुकसान। मानिए एग्जांपल दे रहा हूँ कंपटीशन का, यहाँ पे बकरा है, ठीक है, यहाँ पे बकरा है, ठीक है, मानिए कैसा भी बकरा हो, ठीक है। इधर शेर है, इधर दूसरा शेर है, ठीक है। इस शेर को लगता है कि ये जो है मेरा शिकार है, इस शेर को लगता है ये मेरा शिकार है, लेकिन दोनों इधर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि लगता है कि अगर मैं इसके पास गया ये मेरे तरफ हमला कर दिया तो इसको भी यही लगता है, तो इसलिए कोई नहीं आ रहा है, तो बकरा अपना मौज कर रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? बकरा को शेर नहीं खाएगा तो इंसान खा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, वो ददन हांडी मटन, जो घास खाता है उसको शेर खा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो वही कंपटीशन का एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर ग्रीन मफलर जो टर्म यूज किया जाता है वो नॉइज पोल्यूशन वगैरह के लिए किया जाता है। तो ठीक है, मेरे तरफ से मैंने जितना मेरे को करवाना था मैंने करवा दिया। मेरे तरफ से बॉटनी ओवर है। बाकी छोटे छोटे चीज़ें जो बैक्टीरियल डिजीज ये सब चीज़ आप जैसे साइट्रस सैंकर हो गया, ये सब चीज़ मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आ रहा होगा, आप लोगों ने किया है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब एक एक चीज़ को उड़ा देंगे। कल हम लोग जूलॉजी के साथ मिलते हैं, जूलॉजी के कंटेंट के साथ। और आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि MCQ वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए जो जो करवा रहा हूँ, और एक एक बार कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। अभी भी टाइम है, 5-7 दिन और है आपके पास कि आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लें, और उसके बाद तो बस रिवीजन पे रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। 50 जगह के कंटेंट में माथा मत लगाएं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस इतना याद रखें कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोलता हूँ, जैसे हो गया साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इन सबको टारगेट करें। करंट अफेयर्स 1 से 7 को करेंगे, बाकी फिर अपना चलता रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, बस क्वेश्चन लगाते रहें, यही कहना है। और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर को एंड करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहें, बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें और याद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।